हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। आज हम बर्च रिडक्शन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने मेटल डिसॉल्विंग सॉल्यूशन यानी कि बर्च रिडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट और एरोमेटिक कंपाउंड के रिडक्शन को एनालाइज किया था। आज के वीडियो में हम एरोमेटिक रिंग के बर्च रिडक्शन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट स्टडी करेंगे। ये वीडियो सर्टेनली आपके कुछ नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो इससे पहले हम आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बर्च रिडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते क्या हैं। तो जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो उन स्पीसीज को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कुछ ग्रुप्स, यानी कि अगर नाइट्राइल ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या कोई और कार्बोनिल जनरली ग्रुप होता है COR या COR मतलब एल्डिहाइड या कीटोन अगर होते हैं, तो जनरली वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो साइक्लिक रिंग यानी कि एरोमेटिक रिंग जो होती है, जनरली आपकी बेंजीन रिंग है, उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचते हैं। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, जैसे कि एग्जांपल हो सकते हैं OMe OET यानी कि आपके ईथर्स या फिर कुछ एस्टर्स या आपका फिनॉल अगर हो या फिर एमीन्स होते हैं, अगर यानी कि आपके बेंजीन रिंग के साथ एमीन जुड़े होते हैं, तो वो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो काम होता है या फिर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो रिंग में यानी कि आपके एरोमेटिक रिंग, जैसे कि एग्जांपल फिर से बेंजीन का ले लेते हैं, तो बेंजीन जैसे रिंग पे वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिंग में इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दिखाए हुए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आपके हमेशा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कहने का मतलब है कि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और जनरली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आके अटैक करता है। सिमिलरली कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने शो किए हुए। ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये रिंग से या एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। उसकी तुलना में जो मेटा पोजीशन होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है या फिर ऑर्थो पैरा से ज्यादा हो जाती है। इस वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो आपका मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। हाउएवर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उनकी ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इस टॉपिक के बाहर का पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो वो कैसे यहाँ अपना प्रॉपर्टी शो करेगा या फिर कैसे वो बर्च रिडक्शन को यहाँ पे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचता है। और अगर आप उसका बर्च रिडक्शन करते हैं तो सिंपल आपका जनरली क्या होता है, जो COOH होता है उसके अल्फा और बीटा पोजीशन या फिर आप कह सकते हैं ऑर्थो और मेटा पोजीशन में एक डबल बॉन्ड आता है और उसके जस्ट पैरेलल या फिर उसके जस्ट अपोजिट साइड पे यानी कि अगले ऑर्थो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, यानी कि नॉन कंजुगेटेड यहाँ पे आपको डाइईन स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि जो एरोमेटिक रिंग होती है उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है और आपको नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स जनरली मिलते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बर्च रिडक्शन में नॉन कंजुगेटेड डाइईन्स बनते हैं और वो इसलिए बनते हैं क्योंकि दो फैक्टर्स को जनरली अफेक्ट करते हैं, जिनके बारे में आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि आपका एक अल्कली मेटल में भी लिथियम में भी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, जनरली लिथियम और आपका सोडियम जनरली यूज किया जाता है। वो जब अमोनिया लिक्विड में जाते हैं
तो वहां पे क्या करते हैं, वो अपने आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी कि Li जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो चेंज हो जाएगा Li प्लस में, और ये जो स्टेप होता है बहुत फास्ट होता है। अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि जो अमोनिया है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने में अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, अगर ज़्यादा देर तक अकोमोडेट करता है तो एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है जिसमें आपका NH3 NH2 आयन या एनाइन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन ये स्टेप जो होता है बहुत स्लो होता है, तब तक का आपका बर्ड्स रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि जो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिथियम के द्वारा बाहर निकला हुआ है और जो कि अमोनिया सॉल्यूशन इसको अपने पास कैप्चर करके रखता है, वो कैसे इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग पे रिलीज करता है, और कैसे जो आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका नॉन कंजुगेटेड डाई इन प्रोडक्ट बनता है। तो इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे ले लिया वही एरोमेटिक रिंग जिसपे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CO जुड़ा हुआ है। पहले स्टेप में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आपके दो बॉन्ड होते हैं, जो यहाँ पे कंजुगेशन में जो दो बॉन्ड है वो होमोलैटिकली ब्रेक होते हैं। होमोलैटिकली ब्रेक होने के बाद उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन जो कि अमोनिया सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, जो कि लिथियम के द्वारा दिया होता है, यानी कि Li प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन बनाता है वही इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया सॉल्यूशन के द्वारा इस एरोमेटिक रिंग पे, जो कि पहले एरोमेटिक रिंग था, उस पे डोनेट किया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो या तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड हो जाएगा या कंबाइन हो जाएगा या नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद आपका इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर मिलेगा, और दोनों ही स्ट्रक्चर जो होते हैं पॉसिबल है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके जुड़ता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो नीचे जुड़ता है तो नेगेटिव नीचे चार्ज आ जाएगा। यानी कि आपके पास एक रेडिकल एनाइन स्ट्रक्चर बनता है जो कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक ध्यान लेने वाली बात है कि जो ये स्ट्रक्चर बनता है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबलाइज्ड होता है। इसी वजह से क्या होता है, आपका ये नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी कि ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। उस कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट कर सकता है। तो इस रेजोनेंस की वजह से, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में चले जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे रिंग में कार्बन में था वो ऑक्सीजन पे चले जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जो आपका ये रेडिकल एनाइन स्ट्रक्चर बनता है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंटेनिंग स्पीसीज की वजह से, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब जो आगे स्टेप है अगर हम इसको देखें तो जैसे कि यहाँ पे रेडिकल एनाइन फॉर्म हो गया है, रेडिकल एनाइन में एक नेगेटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन आपका फॉर्म हुआ है, तो अगला काम होता है यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेटिंग स्पीसीज का अटैक। यानी कि हाइड्रोजन डोनेटिंग स्पीसीज को हमने लास्ट वीडियो में फिर भी देखा था कि एथेनॉल है, मेथनॉल है या फिर टर्सरी ब्यूटेनॉल है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम जनरली यूज करते हैं जो कि ईजिली हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो भी नेचुरली या नेचर में थोड़े बहुत आप कह सकते हैं एसिडिक फॉर्म के होते हैं। तो आप एथेनॉल लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, माना कि हमने पहला वाला स्ट्रक्चर ले लिया, तो उसके साथ अगर एथेनॉल का H प्लस आके ऐड हो जाता है इस नेगेटिव के साथ, तो ये H प्लस यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो OET स्ट्रक्चर है उसके साथ जो लिथियम आपका जनरेट हुआ था वो लिथियम यहाँ पे OET के साथ जुड़ के LiOET बना के अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी भी देखें तो इस मॉलिक्यूल में एक रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है। तो इस फ्री रेडिकल के साथ क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो लिथियम और भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कोई और अमोनिया सॉल्यूशन क्या करेगा, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इसके नज़दीक लेके आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस जो प्रेजेंट रेडिकल है, या इलेक्ट्रॉन, जो रेडिकल का मतलब ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, और जहां भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन पे, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यानी कि आपके पास एक कार्बन एनाइन स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका OET है अलॉन्ग विद दिस हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन है वो आपका फिर से इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा, और OET जो होगा वो Li के साथ अलग हो जाएगा, और आपका नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आप ये देखेंगे कि COOH है उसके अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका ये डबल बॉन्ड जनरेट होता है, यानी कि इप्सो पोजीशन को छोड़ के ऑर्थो मेटा पोजीशन पे ही क्या होता है, आपका यहाँ पे दो डबल बॉन्ड जनरेट होते हैं जो कि नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
इसी तरह से आप देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज प्रेजेंट हो, यानी कि अगर आपका एरोमेटिक रिंग है जिसकी आप बर्ड्स रिडक्शन करा रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका ईथर हो या फिर कोई और स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है जनरली, अगर वो प्रेजेंट हो तो आपका बर्ड्स रिडक्शन में क्या फर्क पड़ता है? क्या उसका प्रोडक्ट नॉर्मल एरोमेटिक रिंग की तरह आता है, या उसका प्रोडक्ट COOH की तरह आता है, या फिर उसका कुछ और प्रोडक्ट आता है? उसको हम अब देखेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये जनरल रिएक्शन है वो ये बताती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, जैसे हमने यहाँ पे ईथर यूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग में। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करता है तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ अलग है, जो कि अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था COOH यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में। तो यहाँ पे जो आपका ये स्पीसीज है, डबल बॉन्ड आपका ऑर्थो मेटा पोजिशन की जगह इप्सो ऑर्थो पोजीशन पे, ये पोजीशन आपकी इप्सो कहलाती है, इप्सो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड बना है। और जो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो आपका पैरा और मेटा के बीच में हुआ है। अभी भी अगर आप देखें तो नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा था हमारे ऑर्थो मेटा पोजीशन पे बन रहा था इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज में इप्सो ऑर्थो और पैरा मेटा पोजीशन के बीच में बनता है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है और कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसकी वजह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो इधर पे अगर हम बात करें तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम होता है, लिथियम या फिर सोडियम अमोनिया सॉल्यूशन में आप इनको डिप करेंगे तो एक फास्ट रिएक्शन होगी जिसमें लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सॉल्यूशन में यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन में, और लिथियम आयन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया सॉल्यूशन में रहेगा और यही अमोनिया सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस एरोमेटिक रिंग पे लाएगा जिसपे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये दो डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होते हैं जो कि कुछ अलग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो आपको ये याद रखना है कि ये दो डबल बॉन्ड आपके होमोलैटिकली ब्रेक होंगे और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे जनरेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में वो जनरेट हुए थे एक यहाँ आपके इप्सो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो ये डिफरेंस रहता है। अब ये डिफरेंस क्यों अराइज होता है इस पॉइंट को समझना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, देखिए कि अगर मैं आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखा हुआ है इस एरोमेटिक रिंग के साथ और ये दो डबल बॉन्ड ब्रेक करूं जो कि हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ब्रेक किए थे, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो कि आपका इप्सो पोजीशन से जुड़ा हुआ है और मेटा पैरा के बीच में जो डबल बॉन्ड, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आपके इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं इन दो पोजीशन पे, यानी कि इप्सो और पैरा पोजीशन पे। और अगर मैं जो इलेक्ट्रॉन जो आपका लिथियम के द्वारा डोनेट किया गया है उसको अगर ऐड करूं इन दोनों पोजीशन में से किसी पोजीशन पे, अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे आपके इप्सो पोजीशन पे ऐड किया है, तो ये आपका एक वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्योंकि अगर आप देखें ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, उसके जस्ट अगले कार्बन पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है और जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की वो खत्म हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। तो इसी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से आपका जो बॉन्ड होता है वो ये दो बॉन्ड ब्रेक ना होके आपके यहाँ पे ये दो जो बॉन्ड हमने ब्रेक करके दिखाए हुए हैं वो ब्रेक होते हैं और आपके जो रेडिकल फॉर्म होते हैं वो आपका ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे रेडिकल फॉर्म होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब जैसे ही रेडिकल फॉर्म हुए अगला स्टेप बहुत ही ईजी है। सर्टेनली जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया सॉल्यूशन में थे वो आपके इस रिंग के पास आएंगे, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि ये रेडिकल जो आपका मेटा पोजीशन पे है या ऑर्थो पोजीशन पे है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा। अगर मेटा पे जुड़ता है तो आप मेटा पे नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, अगर ये ऑर्थो पे जुड़ता है तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिलहाल इनमें से हमने जो लिया हुआ है वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को लिया हुआ है। तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ जैसे ही आपका जो हाइड्रोजन डोनेटिंग या फिर आप कह सकते हैं प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीसीज अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो आपका पोजीशन आपकी न्यूट्रल हो जाती है और यहाँ पे रेडिकल ऐसा का यही रह जाता है। इसके अगले स्टेप में फिर से जो कोई और इलेक्ट्रॉन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो भी आपका आएगा और वो इस रेडिकल के साथ ज्वाइन होकर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा और इस नेगेटिव चार्ज के साथ आपका
ये जो आपका प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीसीज है वो अगला हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, और ये जो OET जनरेट हुए हैं यहाँ पे ये Li के साथ जुड़ के अलग हो जाएंगे। तो आप देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होते हैं उसमें जो आपका ये डाईइन स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो एक इप्सो ऑर्थो पोजीशन के बीच में है और दूसरा आपका पैरा और मेटा पोजीशन के बीच में है, और दोनों के बनने का डिफरेंस जो है वो उनकी स्टेबिलिटी पे है कि स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका जो ये प्रोडक्ट बना हुआ है सेकंड कंडीशन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कंडीशन में जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना था, अगर आप इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है। तो अगर इसकी रिएक्शन यानी कि अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जब रिंग में प्रेजेंट होता है और उसका बर्थ रिडक्शन हो जाता है, तो हमने अभी देखा कि आपका ये प्रोडक्ट जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है वो बनता है। अब इसकी अगर आप रिएक्शन करते हैं वीक एसिड के साथ, वीक एसिड जैसे आप कह सकते हैं CH3COOH, इस तरह का अगर किसी वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी हमने सिर्फ H+ दिखाया है, तो ये इसी मॉलिक्यूल को या फिर इस प्रोडक्ट को चेंज कर देता है साइक्लिक कीटोन्स में, और साइक्लिक कीटोन्स में भी क्या रहता है, आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये जनरेट होता है। तो जब भी आप किसी वीक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरली आपके डोनेट हो जाते हैं इस प्रोटॉन पे, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जनरली क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन और Me के बीच में बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है, आपका जो Me है ये यहाँ से निकल जाता है, यानी कि जो भी H+ के साथ जो भी आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा, जैसे CH3COOH आपने लिया है तो उससे में से CH3COO इस Me के साथ जुड़ के अलग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका अल्कोहल बच जाएगा। अगर आप देखें तो ये जो अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है ये आपका जो है आप देखें तो कीटोइनॉल टाइप का टोटोमेरिज टाइप को स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आप देखें ये अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है, इस अल्कोहलिक स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं इसके टोटोमेरिक स्ट्रक्चर पे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट अगर करता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन की तरफ, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इसने बॉन्ड यहाँ पे डोनेट किया, तो आपका ऑक्सीजन और इस कार्बन के बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस नेगेटिव चार्ज के साथ ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि जो आपका इनॉल स्ट्रक्चर है, यानी कि इनॉल मतलब डबल बॉन्ड विद OH, वो इनॉल स्ट्रक्चर आपका कीटो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो जब भी आप वीक एसिड लेते हैं उस कंडीशन में आपके पास बीटा गामा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स एज अ प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में भी पहली कंडीशन यही रहती है कि यहाँ से लेके आपके इस प्रोडक्ट तक, यानी कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन तक सेम प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है जो स्ट्रक्चर था, ये पहले आप इसके अल्फा पोजीशन में मैंने हाइड्रोजन दिखाया है, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से आपका शिफ्ट हो जाता है पैरा की तरफ। तो जैसे ही ये आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन की तरफ, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली जो ये कार्बन और कार्बन की जो डबल बॉन्ड है मेटा और पैरा के बीच में, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ को शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज और पैरा पोजिशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे कार्बन पे आया नेगेटिव, मेटा पे आया प्लस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया तो उसके साथ ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है, आइसोमराइजेशन होता है, और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन बन जाते हैं, जो कि आपके बीटा गामा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, आप उसका पहले बर्स्ट रिडक्शन कराते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास कीटोन्स मिलते हैं या अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन्स एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
इसी तरह से हम अपने आने वाले वीडियो में बर्ड्स रिडक्शन के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को और कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल्स को आपके पास लेके आएंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसके आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।